डियर स्टूडेंट, किसी भी देश की जनसंख्या कलरफुल होती है, यानी हर एक देश की जनसंख्या में अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां और अलग अलग रीति रिवाज पाए जाते हैं। और इसकी वजह से किसी देश में और उसकी संस्कृति में विविधता आती है। लोगों का नेचर, उनकी जो समझ है अपनी संस्कृति के अनुसार होती है और यही कारण है कि कोई देश सुंदर बनता है। और ऐसी ही कुछ जो बातें हैं, ये जो विविधता वाली जो बातें हैं, ये किसी भी देश की जनसंख्या की कंपोजिशन तैयार करती हैं। तो आज ऐसे ही प्रकरण को लेकर के हम आज आए हैं। मैं जियो मास्टर सुनील दत्त चमोली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो आज हम भारत के जनसंख्या की कंपोजिशन यानी उसका जो संगठन है किस प्रकार का है, आज हम इस प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने जनसंख्या से रिलेटेड जो वीडियो डाले हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे रखे हैं, आप वहां से इनका स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी वीडियोस मैंने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से दिए हुए हैं उनमें पूरी तरह से सामग्री दी गई है। आप जो ऑडियो है उसको ध्यान से सुने और जो सामग्री लिखी जा रही है उसको भी आप ध्यान से सुने और ध्यान से सुन करके उसको आप नोट भी करें। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं भारत की जनसंख्या संगठन और उसकी क्या क्या खास बातें हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था के चैप्टर जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि व संगठन के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। आज के प्रकरण में चर्चा के बिंदु इस प्रकार से हैं। जनसंख्या संगठन, जिसमें सबसे पहले आयु संरचना, दूसरा लिंग अनुपात, तीसरा ग्रामीण नगरीय संगठन, चौथा भाषाई संगठन, पांचवा धार्मिक संगठन, छठा श्रमजीवी संगठन, सातवां हॉट पॉइंट्स यानी फोकस और लास्ट में आठवां टेस्टिंग सैंपल यानी हॉट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या संगठन किसी भी क्षेत्र में विभिन्न भाषा, धर्म, आयु, जाति, लिंग, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मिलकर के जनसंख्या बनती है और सामान्य तौर से इसे ही जनसंख्या का संगठन कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से जनसंख्या के संगठन के अंग इस प्रकार से हैं। पहला ग्रामीण व नगरीय संगठन, दूसरा आयु संरचना, तीसरा लिंग अनुपात, चौथा भाषाई संगठन, पांचवा धार्मिक संगठन, छठा श्रमजीवी संगठन। सबसे पहले ग्रामीण नगरीय संगठन यानी रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। भारत गांव का देश है। 1921 में यहाँ 88.8% जनसंख्या ग्रामीण थी तथा 11.2% जनसंख्या नगरीय थी। लेकिन औद्योगिक उन्नति से भारत में नगरीय जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 68.8% लोग गांव में रहते हैं तथा भारत में कुल 6,40,867 गांव हैं, जिनमें 5,97,608 में 93% जनसंख्या रहती है। प्रवास के कारण से ग्रामीण जनसंख्या का नियंत्रण हुआ है। अब नगरीय जनसंख्या, भारत की नगरीय जनसंख्या में भी काफ़ी भिन्नता है। भारत में 31.16% लोग नगरों में रहते हैं। पिछले वर्षों में नगरों में हुए विकास के कारण से भारत के सभी नगरों में प्रवास से नगरीयकरण बढ़ा है, जबकि पहाड़ी, मरुस्थलीय व जनजातीय क्षेत्रों में नगरीयकरण कम रहा है। डियर स्टूडेंट, आइए हम भारत की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। यदि हम सूची को ध्यान से देखें तो पता लगता है जम्मू कश्मीर में
लगभग 27.21% लोग नगर में रहते हैं। पंजाब में 37% लोग नगर में रहते हैं। उत्तराखंड में लगभग 30% लोग नगर में रहते हैं और बिहार में सबसे कम 11% लोग नगर में रहते हैं। इसके अलावा हम मिजोरम में देखें तो लगभग 51% लोग नगर में रहते हैं। यदि हम और दूसरे राज्यों में दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में 38% लोग नगर में रहते हैं और तमिलनाडु में 48% लोग नगर में रहते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 35% लोग नगर में रहते हैं। आइए हम दूसरी सूची में देखते हैं कि नगरीकरण की स्थिति क्या है। यदि हम सूची को ध्यान से देखें तो सन 1901 में 10.84% नगरीय जनसंख्या थी। सन 1911 में 10.29% नगरीय जनसंख्या थी और सन 1931 में भी 11.97% जनसंख्या थी और स्वतंत्रता के पश्चात सन 1951 में 17.29% जनसंख्या नगरीय थी। यानी कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता से पहले जैसे ही 1901 से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई वैसे वैसे नगरीकरण तेजी से बढ़ता गया। सन 1981 में 23.34% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे और सन 2001 में 27% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे और 2011 की जनगणना के अनुसार 37.71 करोड़ यानी 31.2% जो लोग हैं वो नगरों में रहते हैं। उम्मीद है आपको नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में समझ में आ गया होगा कि कितने। अब आइए हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं और कितनी जनसंख्या रहती हैं। जम्मू कश्मीर में 9,13,04,820 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि उत्तराखंड में 7,05,583 जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और हरियाणा में 16,53,01,493 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 1,69,165 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा गोवा में 5,51,414 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अगला है आयु संरचना। किसी भी देश की जनसंख्या का हिस्सा विभिन्न आयु के लोग भी होते हैं, जिसमें छोटे बच्चे, शिशु व किशोर और युवक युवतियां, अधेड़ व वृद्ध भी शामिल होते हैं। भारत में 0 से 14 वर्ष के लोग 35.6% हैं और 15 से 59 वर्ष के लोग 56.9% हैं, जबकि 60 वर्ष से अधिक के लोग 7.5% हैं। भारत में पहले बीमारी और रोगों के कारण से कम आयु होती थी, लेकिन बीमारियों पर नियंत्रण के कारण प्रत्याशित आयु में वृद्धि हुई है। भारत की जनगणना के अनुसार इस समय प्रत्याशित आयु 67.5 वर्ष है और मृत्यु दर 7 व्यक्ति प्रति 1000 है। अब हम लिंग अनुपात का अध्ययन करते हैं। किसी भी स्थान पर प्रति 1000 पुरुषों या स्त्रियों या पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में यह प्रति 1000 पुरुषों पर गिना जाता है। भारत में 90 वर्षों में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों की तुलना में कम होता गया है। 1901 में यह 972 था, लेकिन 1991 में 929 था और 2001 में यह 933 था। वर्तमान में
2011 में यह बढ़कर के 943 हो गया है। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल में 1084 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर और सबसे कम लिंग अनुपात दमन और दीव में 618 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाया जाता है। भारत में लिंग अनुपात कम होने के 4 कारण हैं। पहला, भारत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष शिशु अधिक उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, भारत में अनेक प्रदेशों में लड़कियों को बोझ माना जाता है। तीसरी बात, भारत में बाल विवाह प्रचलन में है। चौथी बात, स्त्रियों की मृत्यु दर बाल विवाह व अन्य प्रथाओं से अभी भी अधिक है। इस प्रकार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या 62.31 करोड़ है व महिलाओं की संख्या 58.74 करोड़ है। आइए आंकड़ों के हिसाब से हम इसका अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम अपने देश में लिंग अनुपात का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में 889 लिंग अनुपात पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में 972 और पंजाब में 895, चंडीगढ़ में 818, उत्तराखंड में 963 और हरियाणा में 879 और एनसीटी दिल्ली में 868 लिंग अनुपात पाया जाता है, जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक इसके बाद में उत्तर प्रदेश में 912 लिंग अनुपात पाया जाता है, जो काफ़ी अच्छा है, और अरुणाचल प्रदेश में 938 लिंग अनुपात पाया जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर। इसके अलावा यदि हम और राज्यों की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 950 लिंग अनुपात पाया जाता है। उड़ीसा में 979 लिंग अनुपात पाया जाता है। चंडीगढ़ में 991 सबसे अच्छा लिंग अनुपात 991 है वहाँ पर। और ठीक इसी के द्वारा और दक्षिण भारत के राज्यों में कर्नाटक में 973, और यदि हम और दूसरे राज्यों की बात करें तो केरला में सबसे अधिक लिंग अनुपात 1084 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं, जबकि जो दमन और दीव में सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 876 लिंग अनुपात पाया जाता है। यदि हम दमन और दीव की बात करें, अभी आपको दिखाते हैं, दमन और दीव में सबसे कम लिंग अनुपात 618 देखिए ये है दमन और दीव, इसमें 618 स्त्री प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात पाया जाता है। अब हम अलग अलग राज्यों के अनुसार लिंग अनुपात का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में 883 लिंग अनुपात पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में 974, पंजाब में 893 और राजस्थान में 926 लिंग अनुपात पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में 930 लिंग अनुपात पाया जाता है। अब चलते हैं दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनकी स्थिति हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा केरला में 1084 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। तमिलनाडु में 995 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। दमन और दीव में यदि हम दमन और दीव की स्थिति देखें तो दमन और दीव में 618 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में 925 और गुजरात में 918 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। यदि हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश में 820 स्त्रियां और नागालैंड में 931 और मेघालय में 986 स्त्रियां
और मणिपुर में 982 और मिजोरम में 975 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। बिहार में 916 और पश्चिमी बंगाल में 947 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा बेहतर देखने में आती है। आइए अब हम करते हैं अधिकतर और निम्नतम। वो 5 राज्य ऐसे कौन से हैं जिसमें अधिकतम और न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है। सबसे पहले हम अधिकतम लिंग अनुपात वाले राज्यों को देखते हैं। सबसे पहले केरल में देखिए 1084 लिंग अनुपात पाया जाता है। उसके बाद तमिलनाडु में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में और मणिपुर में और छत्तीसगढ़ में 991 स्त्री प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात पाया जाता है। यदि हम न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्यों को देखें तो 5 न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जो राज्य हैं वो हैं हरियाणा, जहाँ पर 879 स्त्रियां लिंग अनुपात पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 912 और सिक्किम में, यदि हम सिक्किम में देखें तो सिक्किम में 890 लिंग अनुपात पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश ऐसे कौन से हैं जहां पर उच्चतम और निम्नतम लिंग अनुपात पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पुदुचेरी में 1037 लिंग अनुपात पाया जाता है। उसके बाद लक्षद्वीप में 947 लिंग अनुपात पाया जाता है। दिल्ली में 868 काफ़ी पीछे है और उसके बाद चंडीगढ़ में 818 लिंग अनुपात पाया जाता है। यानी जो ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत कम लिंग अनुपात पाया जाता है। अब हम देखते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। सबसे पहले दमन और दीव में 618 और दादर नगर हवेली में 774 और चंडीगढ़ में 818 स्त्री प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात पाया जाता है। उम्मीद है ये लिंग अनुपात आपको समझ में आ गया होगा। अगला संगठन है भाषाई संगठन। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भारत में 826 बोलियां हैं जिसमें 720 1 लाख से भी कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। 63 भारतीय भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में अन्य 22 भाषाएं 93% लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी के अलावा 15 भाषाएं हैं। 20 अगस्त 1992 में नेपाली, कोंकणी व मणिपुरी को शामिल करके 4 अन्य भाषाएं भी शामिल की गई। भारत में 23 भाषाएं प्रचलन में हैं। हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमिया, सिंधु, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, कश्मीरी, संस्कृत, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी और अंग्रेजी सहित 23 भाषाएं हैं। अब स्टडी करते हैं धार्मिक संगठन का, रिलीजियस कंपोजिशन। भारत में जातियों और धर्मों की विभिन्नता के साथ साथ विभिन्न धर्मों की भी मान्यता है। भारत की जनसंख्या का हिस्सा हैं। भारत में 79.8% लोग हिंदू, 14.2% लोग मुस्लिम और 2.3% लोग ईसाई, 1.7% लोग सिख, 0.9% बौद्ध, 0.40% जैन, 0.6% अन्य धर्म पाए जाते हैं। लोगों का जीवन धर्म के द्वारा प्रभावित होता है। उनका पालन, शिक्षा, रीति रिवाज, भोजन व्यवस्था, जीवन स्थान और सामाजिक वातावरण सभी धर्म के द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारत में धर्म की अभिव्यक्ति के लिए अनेक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मठ, कब्रिस्तान, शमशान, दरगाह, धर्मशाला, वृक्ष, प्रतिमाएं प्रयोग की जाती हैं और इन्हें ही सामान्य तौर से धार्मिक भूदृश्य कहा जाता है। आइए भारत में जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदाय पाए जाते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी स्थिति देखते हैं कि भारत में कौन कौन से धार्मिक समुदाय पाए जाते हैं। भारत में
सबसे ज़्यादा मात्रा में 79.8% 79.8% हिंदू पाए जाते हैं, जिनकी जनसंख्या 966.3 मिलियन है। उसके पश्चात में जो मुस्लिम्स जो लोग हैं वो 172.2 मिलियन यानी 14.2% हैं। ईसाई 2.3% यानी 27.8 मिलियन हैं और 20.8 मिलियन सिख यानी 1.7 हैं और जो बौद्ध हैं वो 8.4 मिलियन यानी 0.7% हैं। इसके अलावा जो जैन हैं वो 4.5 मिलियन यानी 0.4% और अन्य धर्म 7.9 मिलियन यानी 0.7% पाए जाते हैं। अन्य जो धर्म हैं जिनके बारे में ज्ञात नहीं हो सका है वो लगभग 2.9 यानी 0.2% पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको धार्मिक समुदायों के बारे में, धर्म की स्थिति के बारे में या उसके समुदाय के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगला है व्यावसायिक संरचना संगठन यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। भारत की जनसंख्या का हिस्सा विभिन्न कामगार भी हैं जो भारत का आर्थिक आधार हैं। आर्थिक दृष्टि से इनके 3 वर्ग हैं। पहला मुख्य श्रमिक जो 6 महीने से अधिक कार्य करता है। दूसरा है सीमांत श्रमिक जो 6 महीने से कम कार्य करते हैं, उन्हें सीमांत श्रमिक कहा जाता है। और तीसरा है अश्रमिक, वह व्यक्ति जो वर्ष भर कोई काम नहीं करता है उसे अश्रमिक कहा जाता है। इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में कामगारों के अनुपात को श्रम की सहभागिता दर कहा जाता है। देश की कुल जनसंख्या में 30.5% लोग मुख्य श्रमिक हैं, 8.7% सीमांत और 60.8% लोग गैर कामगार हैं। यह देश के आर्थिक स्तर को दिखाता है। भारत में गोवा में 39.6% और दमन द्वीप में 49.9% लोग श्रम की सहभागिता दर में शामिल हैं, जो सबसे अधिक है। भारत में कृषि जैसे निर्वाह वाले कार्यों में सहभागिता दर सबसे अधिक है। वास्तव में खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं, किसी भी प्रकार का समाज का विभाजन, स्त्री, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर आदि प्राकृतिक जैविक रूप से माना जाता है। समाज सबके लिए अलग अलग भूमिकाएं बनाता है और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा यह भूमिका सुदृढ़ कर दी जाती है और ये भूमिकाएं ही भेदभाव, अलगाव, बहिष्कार का आधार बन जाती हैं। इसलिए भेदभाव समाप्ति के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर बल दिया गया है। भारत में व्यावसायिक संरचना का अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए हम देश के विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक संरचना के विवरण को समझते हैं कि देश में किस प्रकार का व्यावसायिक संरचना है और किस प्रकार उसमें लोग संलग्न हैं। यदि हम कीज को देखें तो जहाँ पर 36 लाइन खींची हुई हैं, जहाँ 36 लाइन खींची हुई है तो वो कृषक के लिए है, और जहाँ पर जाली की तरह से लाइन खींची गई हैं वहाँ पर कृषि मजदूर है, और जहाँ पर ब्लैक स्पॉट है तो वहाँ पे घरेलू औद्योगिक श्रमिक हैं, और जहाँ पे केवल वाइट स्पॉट है वहाँ पे अन्य श्रमिक हैं। तो आइए हम लिस्ट को ध्यान से देखते हैं। यदि हम जम्मू और कश्मीर राज्य को देखें तो यहाँ पर 40% जो लोग हैं 40% जो लोग हैं वो कृषक हैं, और जो 5% लोग हैं 5 से 10% लोग कृषि मजदूर हैं, और केवल 5 से 6% जो लोग हैं वो घरेलू औद्योगिक कार्यों में काम करने वाले श्रमिक हैं, और अन्य जो 40% जो लोग हैं वो अन्य श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम इसी प्रकार से लिस्ट में दूसरे स्थानों को भी हम समझते हैं। दूसरे स्थानों को भी समझते हैं यहाँ पर, जैसे मेघालय। जैसे हम मेघालय में देखें तो कृषि मजदूर लगभग जो है
वो 15% लोग हैं और 5% के जो करीब है वो घरेलू औद्योगिक श्रमिक हैं। वहाँ शेष जो 30% जो लोग हैं वो अन्य श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप इस लिस्ट का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम दूसरी लिस्ट में देखें कि देशों में कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो श्रम की सहभागिता करते हैं। यदि हम लिस्ट को ध्यान से देखें तो भारत में 39.8% जो लोग हैं वो श्रम की सहभागिता में संलग्न हैं, जिसमें 11,86,92,640 लोग कृषक हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 34.5% हैं, हिमाचल प्रदेश में 51.9%, पंजाब में 35.7% और दिल्ली में 33.3 जो प्रतिशत लोग हैं वो श्रम की सहभागिता में लगे हुए हैं और कुल श्रमिकों का यहाँ पे प्रतिशत है 27.8%। इसी प्रकार से आप इस सूची का भी अध्ययन कर सकते हैं। आइए अगली सूची का हम अध्ययन करते हैं। भारत में अलग अलग सेक्टर में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में किस प्रकार से लोग संलग्न हैं। यदि हम लिस्ट को ध्यान से देखें तो 26,30,22,473 लोग जो प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं, जो कि 54.6% हैं। इनमें 16,54,47,075 लोग पुरुष और इसमें 9,75,75,398 स्त्रियां हैं। द्वितीय सेक्टर की बात हम करें तो द्वितीय सेक्टर में 1,83,36,307 लोग द्वितीय सेक्टर में लगे हुए, जो 3.8% है। इसमें पुरुष 97,75,635 और स्त्री 85,60,672 द्वितीयक सेक्टर में लगे हुए हैं। और तृतीयक सेक्टर में 20,03,84,531 लोग इस संवर्ग में लगे हुए हैं, जो कि भारत का कुल 41.6% है, जिसमें 15,66,43,220 पुरुष हैं और 4,37,41,311 इसमें स्त्रियां इस संवर्ग में, तृतीय संवर्ग में शामिल हैं। यदि हम सूची को ध्यान से देखें तो पता लगता है प्राथमिक सेक्टर जो कृषि से और खनन कार्य से जुड़ा हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उसमें संलग्न हैं। और जो द्वितीयक सेक्टर है उसमें सबसे कम लोग संलग्न हैं, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा लोग आर्थिक संपन्न नहीं हैं, जिसकी वजह से वो उद्योगों को लगा सकने में सक्षम नहीं है। जबकि तृतीयक सेक्टर में हम देखें तो तृतीयक सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो तृतीयक सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है और तृतीयक सेक्टर में 41.6% लोग लगे हुए हैं। आगे हम देखें तो भारत में किस प्रकार के जो संवर्ग हैं वो व्यावसायिक संवर्ग किस प्रकार के हैं। यदि हम सूची को देखें तो जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कृषक वर्ग और कृषि मजदूर और घरेलू औद्योगिक श्रमिक व अन्य श्रमिक में हमें 4 प्रकार के संवर्ग भारत में देखने में आते हैं। आइए अब हॉट पॉइंट्स यानी फोकस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला, भारत में 68.8% लोग गांव में और 31.2% लोग नगरों में रहते हैं। दूसरी बात, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 35.6% किशोर, 59.9% युवक युवतियां और 7.5% लोग वृद्धों की है। तीसरा, भारत में प्रत्याशित आयु 67.5 वर्ष है। चौथा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। पांचवा, भारत में वर्तमान में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्री लिंग अनुपात है। छठा, सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल में 1084 स्त्री और सबसे कम लिंग अनुपात दमन और दीव में 618 स्त्री प्रति 1000 पुरुष है।
सातवां, भारत में 30.5% मुख्य श्रमिक, 8.7% सीमांत श्रमिक और 60.8% गैर कामगार हैं। आइए अब हम अध्ययन करते हैं हॉट क्वेश्चन यानी टेस्टिंग सैंपल का। पहला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं? दूसरा, लिंग अनुपात की परिभाषा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, भारत में अधिक लिंग अनुपात व कम लिंग अनुपात के स्थानों के नाम लिखिए। चौथा, भारत में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण हैं? पांचवां, श्रम की सहभागिता दर से क्या अभिप्राय है? भारत में व्यावसायिक संरचना का वर्णन कीजिए। मुझे उम्मीद है आज का ये प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि भारत की जनसंख्या के संगठन में कौन कौन से तत्व समाहित होते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैंने फोकस के तौर पे हॉट पॉइंट्स दिए हैं। ये हॉट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर बारी किसी भी प्रकार की जो परीक्षा है उसमें ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट में हॉट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन हॉट क्वेश्चंस का भी आप स्टडी करें और साथ साथ में उनकी तैयारी भी करें। तो उम्मीद है आपको ये हॉट पॉइंट्स और हॉट जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एग्जाम में मदद करेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में और किसी भी प्रकार के एग्जाम में ये अवश्य जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक में और टेलीग्राम पर मैंने अपने चैनल बना रखा है और उस चैनल में भी मैं ये सामग्री देता रहता हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो उस सामग्री को भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल से रिलेटेड यदि कोई आपके मन में सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो या फिर मेरे नॉलेज में कोई ज्ञान में कहीं पर त्रुटि हो तो आप भी उसमें मुझे सुझाव देंगे तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और आप इस चैनल पे कमेंट करेंगे तो उससे भी मुझे आनंद मिलेगा। तो उम्मीद है आपकी स्टडी सहज हो गई होगी। तो देखते रहिए जियो मास्टर चमोली और बनाए रहिए हमारे साथ में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।